चलो भाई, लास्ट टाइम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कंप्लीट किया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बातें बांध लिखना स्टार्ट करो, नोटबुक्स ओपन करेंगे सब जन जल्दी। अब लिखो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP। देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना स्टार्ट किया था, बराबर। अब अगर वेव्स की बात करें तो लेट अस से मैं एक लेक में एक पत्थर फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर बॉडी में जब स्टोन गिरेगा तो वेव कैसे जनरेट होगी, उसका शेप क्या होगा? स्पेरिकल, सर्कुलर, एक्चुअली सर्कल, ठीक है। तो सर्कल्स दिखते हैं, वेव ऐसे कुछ दिखेगी। अब लेक के सरफेस पे जो वेव दिख रही है वो क्या रहती है, मतलब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल सर्कल दिख रहा है, ठीक है। बट हमारा एटम कैसे रहता है? 3 डायमेंशनल। तो एटम में जो वेव्स बनेगी उसका शेप क्या होगा? जो चीज़ 2 डायमेंशन में सर्कुलर है वो 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगी? स्पेरिकल। तो सिंपलेस्ट वेव जो एटम की बनती है उसका शेप क्या होता है? स्पेरिकल। अगर इसका एक एग्जांपल लेने का है तो लेट अस से कि मैंने एक वाटर बॉडी में ऐसे एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, समझ में आ रहा है एक्चुअली ऐसे। तो एक वाटर टैंक लिया एंड उसके अंदर जाके एक बॉम्ब प्लांट किया एंड फिर बाद में उसको ब्लास्ट किया, ठीक है। गेम में तुम लोगों ने देखा होगा कैसे वेव जनरेट होगी। स्पेरिकल, पूरा स्पीयर ऐसे बनेगा, ऐसे समझ में आ रहा है। बट ऐसे परफेक्ट स्पीयर बनेगा क्या? नहीं, थोड़ा ऐसे डिसोरिएंटेड, ऐसे ऐसे क्लाउड जैसा, समझ में आ रहा है। ओके, तो सबसे सिंपलेस्ट वेव जो रहती है उसका शेप क्या रहता है? स्पेरिकल। अब मैंने वाटर बॉडी के अंदर एक ऐसे रोप सस्पेंड कर दी, ठीक है, एकदम टाइट रोप, एंड इस रोप के सेंटर में मैंने एक पत्थर फेंक के मारा। वेव कैसे आएगी? हाँ ना, ऊपर और नीचे। तो एक ऐसे ऊपर आएगी, ये लास्ट लेक्चर किया था हम लोगों ने थोड़ा बहुत, एंड एक ऐसे नीचे आएगी, समझ पा रहे हो? 2 डायमेंशन में ऐसे दिखेगा। 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा? 2 बलून्स, एक ऊपर बलून एक नीचे बलून, समझ में आ रहा है? दोनों को बीच में से टाइप कर दिया, ओके। एंड इसका शेप, इसका नाम रहता है डम्बल। क्या बोलते हैं इसे? डम्बल। एंड अगर मैंने 2 रोप्स सस्पेंड कर दी, एकदम टाइट रोप्स, ठीक है, एंड इनके सेंटर में मैंने पत्थर फेंक के मारा, वेव कैसे बनेगी? हाँ, तो यहाँ पे अभी ऐसे 4 वेव्स बनेंगी। ये आई गेस रवि सर ने थोड़ा बहुत किया है। इसके शेप का नाम क्या होगा? डबल डम्बल, ओके। एंड अगर अब देखो भाई, एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने रोप लगाई थी, अब जेड एक्सिस पे मैंने रोप लगा दी। वेव्स जो बनेंगी कितनी बनेंगी? देखो भाई, पहले कितनी वेव बन रही थी? 1। यहाँ पे कितने? 2 लोब्स यहाँ पे। अब कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8, ठीक है। एक रोप लगाई, 1 के 2 हो गए, बीच में से और एक रोप लगाई, 2 के 4 हो गए। अब और एक ऐसे बीच में से रोप ला रहा हूं तो 4 के 8 होंगे। 8 ऐसे कुछ दिखेंगे, 4 ऑर्बिटल्स ऐसे आगे की तरफ, समझ में आ रहा है? ऐसे आगे बेंड हो गए, एंड 4 ऑर्बिटल्स ऐसे पीछे की तरफ, समझ पा रहे हो? कुछ 4 ऐसे पीछे, 4 ऐसे आगे, ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस, यस, ठीक है। अब इसमें इसका नाम रहता है रोजेट, रोजेट, फूल जैसा, ठीक है। अब ये हो गया ऑर्बिटल्स, ध्यान दो भाई। इसको समझने के लिए हम लोग एक एनालॉजी लेते हैं क्लाउड की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो, लेट अस से मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है, इसको मैंने इवेपोरेट कर दिया, ठीक है। वाटर को इवेपोरेट करने से क्या बनेगा? उसके वेपर्स बनेंगे, स्टीम बनेगी, ओके। एंड वो स्टीम मैंने एक जगह पे ऐसे कलेक्ट कर ली, तो वो स्टीम एक बेसिक ऐसा शेप लेगी। वाटर की स्टीम बाद में क्या बनती है? वाटर की स्टीम बाद में क्या बनती है? क्लाउड बनती है, समझ में आ रहा है? क्लाउड का शेप ऐसे एग्जैक्ट ये बनता है क्या? स्पेरिकल नहीं, थोड़ा सा ऐसे, मतलब हम लोग बनाते तो ऐसे बनाते हैं ना भाई, क्योंकि एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बनता, बट वैसे ही उसी अराउंड कुछ तो बनता है, समझ पा रहे हो? तो ये सिंपलेस्ट वेव फॉर्म की एनालॉजी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन में भी हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब ब्रेकडाउन होता है तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है, समझ में आ रहा है? एंड उससे एक शेप बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का
क्लाउड, समझे? तो पहली बात, ये जो हम लोगों ने ऊपर बनाए हुए वेव्स, ठीक है, दोज आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल या वेव? वेव ना, ये वेव्स हैं, हम लोगों ने वेव से शुरुआत की थी, तो ये कौन सा नेचर है? वेव नेचर। एंड यहां पे वेव नेचर में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बोलूं ये अपना जो एक वाटर ड्रॉप था, यहाँ पे कहाँ पे है? ढूंढ के बताओ। ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते, बराबर। बट अगर मैं पूछूं कि ये एक वाटर का ड्रॉप कितने एरिया में है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज इन बिटवीन दिस पार्ट टू दिस पार्ट। मतलब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तुम लोग बता सकते हो क्या? नहीं, बट एक अप्रॉक्स पोजीशन की ये इतने एरिया में कन्फाइंड है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ध्यान दो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देयर इज व्हाट? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ वाटर ड्रॉप। या फिर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इधर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ही पूरी वेव बना रहा है, तो इस पूरे वेव में इलेक्ट्रॉन कहां पे? हम लोग एग्जैक्ट ऐसे बोल सकते हो मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन है, नहीं बता सकता, बराबर। बट मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा इलेक्ट्रॉन इतने डायमीटर के सर्कल में किधर तो है। समझ पा रहे हो? तो देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विच इज फ्रॉम पॉइंट x1 टू पॉइंट x2। तो ये अनसर्टेनिटी कितना हो गया? डेल्टा एक्स बिटवीन दिस रीजन x1 टू x1, बराबर। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1। इधर से लेके इधर तक बीच में किधर तो है? फॉलोड। तो दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एज, डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? अरे अभी मैं बोल रहा था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये समझ पा रहे हो? जिस चीज की हम लोगों को पोजीशन नहीं पता, कुछ टाइम के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहां पे है? देखो भाई, इनिशियल पोजीशन पता थी क्या? नहीं। फाइनल पोजीशन पता लग सकती है क्या? नहीं। तो तुम लोगों को जिस चीज की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही नहीं पता, उस चीज की वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम लोगों को जिस चीज का डिस्टेंस ही नहीं पता, कितना ट्रेवल किया, उसकी वेलोसिटी निकाल पाएंगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन की और एक चीज में अनसर्टेनिटी आ जाती है, कौन से? वेलोसिटी। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वापस एक सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा वी। एंड वे डेल्टा वी इज व्हाट? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है? एंड फिर बाद में हाइजेनबर्ग ने हम लोगों को बोला दैट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4πm, ठीक है? इसकी डेरिवेशन हम लोगों को नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है? अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करो, मास को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π, बराबर। ओके, m को यहाँ पे लेके आ गए। मास इंटू वेलोसिटी क्या मिलती है? मोमेंटम। मास इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या देगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन की टोटल 3 चीजें अनसर्टेन रहती है। एक तो डेल्टा एक्स विच इज अनसर्टेन इन पोजीशन, दूसरा डेल्टा वी विच इज अनसर्टेन इन वेलोसिटी, एंड तीसरी चीज क्या आ गई? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी इज अनसर्टेन इन मोमेंटम विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π। ये समझिए। ये आई गेस हम लोग ने लास्ट टाइम कुछ नहीं किया था ना? ओके, जल्दी लिख के खत्म करो ये 2 फॉर्मूलाज। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स विच नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल या वेव? वेव नेचर। वेव नेचर की वजह से उसकी पोजीशन और वेलोसिटी अनसर्टन हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? ये ऑर्बिटल के नाम आई गेस तुम लोगों को रवि सर ने पढ़ाए होंगे। स्फेरिकल ऑर्बिटल का नाम एस ऑर्बिटल, डम्बल का याद है? ये लिख दो जल्दी। हाँ, डन। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे। कहाँ पे पहुंचे हो तुम लोग? डायग्राम बाद में चाहिए तो बनाना यार, जल्दी बनाओ। अब एक क्वेश्चन करो जिन लोगों का सॉल्व करके हो गया। क्वेश्चन इज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
position of electron can be determined with an accuracy of 0.1 angstrom. Find the uncertainty in velocity. ठीक है, given that h is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second and mass of electron is 9 into 10 raised to minus 31 kg. करो ये सॉल्व जल्दी. डेल्टा एक्स, ए देखो भाई यहाँ पे पोजीशन जो है वो डेल्टा एक्स है विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1. मतलब क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतने एरिया में जो कि डेल्टा एक्स है 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतने एरिया में कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझे. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिटरमाइन विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1. मतलब 0.1 की इतने लेंथ में इलेक्ट्रॉन कहीं पर तो प्रेजेंट है, तो डेल्टा एक्स हो गया 0.1. आगे सॉल्व करो जल्दी. चलो आगे आंसर. ये ग्रेटर देन इक्वल टू को यहाँ पे क्वेश्चंस में इक्वल टू लिख देने का चलता है. फॉर्मूला लिख देता हूं मैं. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4/m. डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच इज गिवन 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 अपॉन 4 इंटू लेट अस से 3.14 ले रहे हैं इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 31. ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स विच इज 0.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10. एंगस्ट्रॉम में दिया है जिसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो आंसर गलत चला जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों हो गए 10 रेज टू माइनस 11. ये आता है ना भाई 0.1 बोले 10 रेज टू माइनस 1, तो दोनों 10 रेज टू माइनस 11 हो गए. माइनस 11 माइनस 31 कितना हो गया, माइनस 42. माइनस 42 ऊपर जाएगा तो प्लस 42 बनेगा. बाकी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा. और थोड़ा बहुत डिवीजन, मतलब देखो भाई इसको 3 पकड़ लो, चलता है. इसको 3 तो ये 2.2 हो जाएगा. एंड फिर बाद में ये 2 जा एंड ये 1.1 जा, तो क्या बच रहा है 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 10 रेज टू माइनस 42 अपॉन, हाँ प्लस 42, थैंक यू, अपॉन 2 इंटू 9. 2 1 जा 2, 2 0.55. 0.55 को 9 से डिवाइड करना कुछ बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा. तो ये बन गया 0.55 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू कितना आ रहा है 8, 10 रेज टू 8 एंड विच विल बिकम 9 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.06. 9 6 जा 54, समझे. एंड फिर बाद में 1 बचे रहा है तो 6 1 लिख दो इंटू 10 रेज टू 8. ठीक है, 2 पॉइंट आगे लेके जाना. 6.1 इंटू 10 रेज टू 6 यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड. क्यों इतना टाइम लग रहा है तुम लोगों को सॉल्व करने में, समझे. ओके, नहीं मतलब 3 लेके थोड़ा सा उल्टा सुल्टा कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो बहुत ही टाइम लगता है सॉल्व करने में. ठीक है, हाँ 3 से डिवाइड किया ना, 3 1 जा 3, 3 2.2 जा 6.6 एंड फिर बाद में 2 से वापस डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाते हो. हाँ मतलब कैसे ही होगा. जब फर्स्ट एग्जाम हो जाएगी तो ऐसे मतलब तुम लोग क्या ही करोगे, फिर प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो यार. नेक्स्ट आगे बढ़े. चलो इसका सोल्यूशन घर पे आके फिर से वापस खुद से सॉल्व करना. ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा क्वेश्चन लो. इफ uncertainty in position and momentum is equal, then what is the value of uncertainty in
वेलोसिटी, ऑप्शन ए 1/2m अंडर रूट ऑफ h बाई पाई, ऑप्शन बी 1/m अंडर रूट ऑफ h बाई 2 पाई, ऑप्शन सी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई m, एंड ऑप्शन डी 1/पाई अंडर रूट ऑफ 1/h बाई 2m। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी। हाँ, ये तुम्हें खुद से इसको डिराइव करना पड़ेगा, खुद से जो अजम्पशन लेने वो अजम्पशन लो एंड सॉल्व करो। ऑप्शंस दिए हुए 4 में से एक आंसर करेक्ट है। डेल्टा वी किसके फॉर्मूला में आता है? डेल्टा पी के फॉर्मूला में आता है। फर्स्ट नहीं, मतलब डेल्टा पी इज एम डेल्टा वी ना बे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, चलो मैं लिख देता हूँ सारा, तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा क्या पता। ए देखो पे दो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, पहली कंडीशन है। इसके बाद डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला। फिर बाद में तुम लोगों को क्या निकालना है वो सोचो, क्योंकि देखो पहले तो डेटा लिखा, फिर डेटा के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखा, फिर सोचने का क्या निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। अब डेल्टा वी निकालने के लिए किस फॉर्मूला में, मतलब किस चीज में डेल्टा वी आता है वो सोचो। किस में आता है? डेल्टा पी में आता है। डेल्टा पी इज एम डेल्टा वी, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट डेल्टा एक्स एज डेल्टा पी, बराबर ना भाई, डेल्टा एक्स इज डेल्टा पी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एंड अभी हमारे फॉर्मूला में डेल्टा पी के फॉर्मूला में डेल्टा वी रहता है। डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट, एम डेल्टा वी इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये समझे क्या? अब डेल्टा वी आ गया, ढूंढो चलो जल्दी। इसके बाद कैसे होगा, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो डेल्टा वी निकालना है, नहीं है अपने को, डेल्टा वी मतलब डेल्टा वी स्क्वायर निकालना, डेल्टा वी निकालना है तो अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2, एम स्क्वायर का अंडर रूट एम, रूट में क्या बचा, एच बाई पाई। इतना करने के बाद यार आगे की 2 स्टेप करनी थी तुम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। देखो वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। वेव मैकेनिकल मॉडल, इलेक्ट्रॉन possess different wave functions, इलेक्ट्रॉन possess different wave functions। उसके आगे ब्रैकेट में लिखना साई, साई एक मिनट, जिसका मतलब साई, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन possess different wave functions, ब्रैकेट में लिखना साई, सिंबल साई, ग्रीक अल्फाबेट है, स्पेलिंग बाजू में लिखी हुई है। हाँ रुक ना, मतलब पॉइंट तो लिख के होने दे पहले पूरा, उसके बाद बताऊंगा ना, अभी जस्ट नया आया है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट possess different wave function psi, and because of which different shapes of electron clouds are generated, and because of which different shapes of electron clouds are generated, ब्रैकेट में लिखना। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को दूसरा नाम क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नथिंग बट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहली बात, अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के नाम बताओ भाई। ये कौन सा क्लाउड है? हाँ, नाम ऑर्बिटल का नाम, एस ऑर्बिटल। ये कौन सा है? ये कौन सा है? एंड ये लास्ट वाला अभी 2 डायमेंशन में लिख रहे हैं, तो 8 लोब्स रहते हैं, इतना याद रखना। नंबर ऑफ लोब्स के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका नाम एफ, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब ध्यान दो, एस पी डी एफ, एंड दे अराइजेस ड्यू टू, पॉइंट नंबर 3 अच्छे से रीड करो, दे अराइजेस ड्यू टू वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन की वजह से रहते हैं, किसकी वजह से रहते हैं? वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन अलग अलग रह सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स या फिर कॉस एक्स या फिर
10x, ठीक है, ध्यान देंगे सब जन जरा यहाँ पे। अब हाँ, पहली बात, ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग लिख रहे हैं फिर? एक्स एक्सिस, साइन एक्स लिख रहे हैं ना सिर्फ, बट एटम एक्चुअली कैसा रहता है, मतलब 3 डायमेंशनल रहता है, तो उसमें एक्स वाई और जी सब कुछ आता है, समझ में आ रहा है? अभी अब मैं तुम लोगों को 1 डायमेंशनल वेव बता रहा हूँ कैसे दिखती है, वेव फंक्शन कैसे काम करता है। 2 डायमेंशन एंड ऑल वो सब हम लोगों को देखना नहीं, हम लोग डायरेक्ट समझ लेंगे कि अपने को आता है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्योंकि अपने सिलेबस में मतलब 1 डायमेंशनल वेव्स ही है, 3 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। मैं कौन सा वेव फंक्शन प्लॉट कर रहा हूँ? पहला साइन एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे? पहला सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर बाद में पाई, ये सब आता है ना, ओके। पाई के बाद क्या, सॉरी पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2 एंड लास्ट 2 पाई, बराबर। पाई बाई 2 मतलब कितने डिग्री? 90। पाई मतलब 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ये सबको आता है। साइन 0, वैल्यू ऑफ साइन 0 0, 1 नहीं रहता, 0 रहता है, ठीक है। साइन 90 1, ये इधर 1 पकड़ लूँ क्या? ओके। साइन 180 0, साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 -1, एंड साइन 360, समझ में आ रहा है? कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। बन गए वेव। सो इस वेव का फंक्शन क्या है? साइन है, समझा? साइन सॉरी फंक्शन ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन रहता है जो कि एक वेव को ओरिजिनेट कर सकता है। फॉलोड? ओके। ये 1 डायमेंशनल है। इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसी इतनी सिंपल दिखती है क्या? नहीं, महाभयंकर दिखती है, दिख रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं cos x प्लॉट करूँ, अभी cos x एंड ऑल वो उतना मैथ्स तुम लोगों को, मतलब आधे से ज़्यादा यहाँ पे नीट वाला है, तुम लोगों को मैथ्स पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट cos x का ग्राफ cos 0 1, तो 1 से स्टार्ट होता है और ऐसे आता है, बस हो जाते हैं, इतना कुछ नहीं, चलता है, ठीक है। इनमें से कौन सी वेव इलेक्ट्रॉन फॉलो कर सकता है? साइन या कॉस? साइन। देखो भाई, चीजें 0 से स्टार्ट होती है एंड फिर धीरे धीरे बढ़ती है, अचानक से प्रकट हो जाती है क्या? तो 1 से कभी वेव स्टार्ट हो सकती है क्या? नहीं, इट विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम 0, मतलब ओरिजिन से, समझ में आ रहा है? ओके। अब वैसे ही tan का अगर मैं वेव फंक्शन बताऊं, tan तुम लोगों को अगर याद होगा तो -∞, +∞, ऐसे सब कुछ आता है उसमें, थोड़ा बहुत याद है? तो नहीं याद है तो मतलब क्या ही, मैं सब लोग थोड़ी ना पढ़ने वाले, वापस चलता है। अब देखो भाई, tan का फंक्शन बहुत अजीब रहता है साला। इसकी ग्राफ मतलब तुम लोगों को अगर प्लॉट करके दिखाया तो ऐसे आता है, 0 से -∞, वापस -∞ से +∞, वापस -∞ से +∞, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्राफ ऐसे आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? हाँ, ओके। पहला तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, वेरी नाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यूअसली दिखेगा ना बे, ऐसे अचानक से ऐसे बढ़ रहा था गायब हो गया, ऐसे होगा क्या? नहीं। प्लस इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक जा पाएगा क्या? नहीं, उसका डायमीटर फिक्स रहता है, ऑर्बिट ना, उसके बाहर जाना उसका कम होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? इसमें कोई भी दिक्कत? ओके। तो इन सबको क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। इससे अपने को इलेक्ट्रॉन की वेव्स मिलती है, समझ में आ रहा है? ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कैसा है? 1D है, समझ में आ रहा है? 2D में ये थोड़े से अलग दिखता है, ठीक है। 2D में एक्चुअली तुम लोगों ने ना ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, काउंटर्स पढ़ा था। देखो भाई, अगर तुम लोग साइन एक्स और साइन वाई दोनों को एक साथ प्लॉट करो, ठीक है, तो अलग अलग मिलते हैं। मतलब ये 1D में ऐसा था साइन, ये 1D में ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे पहाड़ बनाता है 2 डायमेंशन में, पहाड़ बाहर। और ज्योग्राफी के मैप्स में पहाड़ जब रहता है ना ऐसे ही दिखाते हैं, देखा है कभी टोपोग्राफिकल मैप्स? हाँ, ठीक है, आता है, ज्योग्राफी आता है उसको एटलीस्ट। तो ऐसे पहाड़ ऊपर आता है ऐसे दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है? फिर बाद में अगर खड्डा भी रहेगा ना, मतलब वो क्या बोलते उसको, क्रीक ना, नहीं क्या, डिप्रेशन को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। डिप्रेशन, वैली, हाँ। अगर वैलीज रहेंगी तो दूसरे कलर से ऐसे दिखाते हैं, हाँ ऐसे ही होता है। तो क्या, हाँ, एलिवेशन डिप्रेशन, ठीक है, चलेगा, वो भी चलेगा, हाँ। बट मुझे वो माउंटेन एंड ये वाला चाहिए था ना, ऐसे वैली वाला, वो वाला वर्ड चाहिए था। अब ये समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, यहाँ पे ऊपर गया, मतलब यहाँ पे ऐसे पहाड़ ऐसे ऊपर आया, यहाँ पे पहाड़ ऐसे अंदर गया, समझ पा रहे हो? तो ये वेव्स ऐसे, ये 2 डायमेंशन में ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाती है, ठीक है। एंड वैसे ही नीचे भी आएगा, लाल के नीचे ग्रीन,
नहीं लाल के नीचे लाल नहीं, ठीक है, क्योंकि हमेशा वेव ऐसे ही जाते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक ऊपर गया तो एक नीचे, इधर ऊपर नीचे है तो इधर ऊपर, वापस नीचे, ऐसे। ये बन गया 2 डायमेंशनल, समझे। फिर 3 डायमेंशनल में वो बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं 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 बता रहा नहीं हो, वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वैसा। चलो ये सब की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। वेव फंक्शन क्या रहते हैं समझ में आ रहा है? ये खराब हो गया, हाँ आ गया। अब वेव फंक्शन में कोई दिक्कत? इसी लाइन में एक कंटिन्यू पॉइंट लिखना, इसमें या मतलब थर्ड पॉइंट में ही, वेव फंक्शन शुड बी तुम लोगों ने ऑर्बिटल्स बनाए ना? पहले बनाया ना? नहीं वापस बनाने के यहाँ पे पॉइंट में, हाँ नहीं इसने नहीं बनाया है, हाँ उसके नीचे, यस। तो वेव फंक्शन शुड बी नंबर 1 कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूअसली जाना चाहिए, कंटिन्यूअस। नंबर 2 फाइनाइट, एक बाउंड्री में रहता है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे इनफाइनाइट तक नहीं जाता, इसलिए 10 नहीं रह सकता। फाइनाइट एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल, हाँ इंटीग्रेबल। वेव फंक्शन का अगर स्क्वायर करूंगा तो उसका इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं है, इतना मैथ्स हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, जेई नीट दोनों में। स्क्वायर इंटीग्रेबल, हाँ मतलब साई स्क्वायर अगर करूंगा तो उसका इंटीग्रेशन करने पॉसिबल होना चाहिए, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं आना चाहिए, वैसा, ठीक है। इसका मीनिंग कुछ तो रहता है बट चलता है, इतना कुछ नहीं, हाँ इग्नोर करने का। अब इधर तो कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 4, ये और बाउंसर जाएगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, हाँ क्या हुआ, बोलो, डाउट था? हाँ यस, थोड़ी सी स्पेस छोड़ो, अभी पहले पॉइंट नंबर 4 लिखो। पॉइंट नंबर 4, वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन का कुछ एक्चुअली मीनिंग रहता ही नहीं है, ठीक है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका एक्चुअल कुछ मीनिंग नहीं रहता। एंड टू गिव इट, wave function has no physical significance, and to give it some meaning, and to give it some meaning, and to give it some meaning, its square is taken, its square इंटीग्रेबल में स्क्वायर करते हैं ना वैसा वाला, तो its square is taken, which gives us probability density, तुम लोग ऐसे सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करने से आधा टेढ़ा नहीं, बुक टेढ़ी पकड़ो बट लिखते वक्त सीधा लिखो, ओके। विच गिव्स अस, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। उसमें ही कंटिन्यूड, टू कैलकुलेट, फाइंड मत लिखो, to calculate probability of finding an electron, to calculate probability of finding an electron, probability of finding an electron in a region of space, in a region of space, in a region of space, psi square, सिंबल निकालना, साई पता है ना, साई स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर, इज मल्टीप्लाइड बाय, हाँ उसमें ही, साई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एलिमेंट, नया सिंबल डी टाउ, ये सिंबल टाउ, ठीक है, हाँ टाउ नहीं सालो, टाउ, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट, टॉर्क के लिए यूज किया होगा शायद से, हाँ तो टॉर्क का सिंबल जो रहता है उसका नाम टाउ है, ठीक है, यस टाउ। अब समझो बे, मीनिंग कुछ काम का नहीं है इसका, मतलब ये देखो ये पॉइंट्स जो है ना, ये तुम लोगों को मतलब नीट में तो ज़्यादा ही आने के चांसेस रहते हैं, इवन बोर्ड्स सीईटी लेवल पे भी आने के चांसेस रहते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कि साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है? साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है?
अरे एक चमाड़ दूंगा ना बे, पॉइंट रीड करो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो साई स्क्वायर का मीनिंग रहता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो विच इज नथिंग बट साई स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जस्ट प्रोबेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाँ, साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी टाउ, वॉल्यूम एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को इतना ही मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। साई स्क्वायर डी टाउ गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रॉन्ग। साई स्क्वायर डी टाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है क्या? नहीं, वो प्रोबेबिलिटी देता है। समझ में आ रहा है? एंड साई स्क्वायर गिव्स अस प्रोबेबिलिटी, रॉन्ग, बट साई स्क्वायर गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करेक्ट है। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट इसका मीनिंग समझते हैं, अभी जो लिखा है ना उसका मीनिंग, ठीक है। ध्यान दो बे, मेरे पास दो लाइट के सोर्स है, ठीक है। एक नॉर्मल छोटी सी टॉर्च लाइट, दूसरा गाड़ी की हेडलाइट। समझ रहे हो? ठीक है। क्या हुआ? अरे ऐसे ही दिखती है बाहर निकालने के बाद, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये दोनों में से जब फोटॉन्स बाहर निकलेंगे तो दोनों फोटॉन्स कैसे दिखेंगे? मतलब वेव कैसे दिखेगी? ऐसी ही दिखेगी? ये बराबर है ना बे? ये दोनों वेव्स का फंक्शन क्या है? हाँ, साइन एक्स। अभी सीख गए हो ना तुम लोग, साइन एक्स बराबर। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों वेव्स का फंक्शन साइन एक्स है, सिर्फ साइन एक्स लिख के दूंगा, तो तुम लोगों को पता भी चलेगा कि कौन सी लाइट टॉर्च की और कौन सी लाइट इसकी हेडलाइट की है? नहीं। तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट टॉर्च की और कौन सी लाइट हेडलाइट की है? हाँ, वेवलेंथ नहीं, एम्पलीट्यूड से। किससे पता चल रहा है? अरे इसमें डिफरेंस कहां पे आ रहा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? हेडलाइट का। क्यों ज्यादा है? नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। अरे स्ट्रॉन्गर फोकस कौन मारता है, टॉर्च लाइट या हेडलाइट? क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। तो मुझे बताओ फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां से आ रहा है, साइन एक्स से या एम्पलीट्यूड से? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पक्का। एंड एम्पलीट्यूड अपने को क्या देता है? इंटेंसिटी। एंड रिलेशनशिप बिटवीन, ये तुम लोगों ने अभी तक शायद से पढ़ा नहीं होगा, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? तो ए स्क्वायर जब करते हैं तो इंटेंसिटी मिलती है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अगर इंटेंसिटी निकालनी है किसी लाइट की तो एम्पलीट्यूड का क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन आता है। एंड मुझे बताओ तो वेव फंक्शन कुछ मीनिंग दे रहा है या इंटेंसिटी मीनिंग दे रही है? समझ में आ रहा है? वैसे ही वहां पे भी, मतलब इलेक्ट्रॉन में भी वेव फंक्शन कुछ काम का है क्या? क्या काम का है? साई स्क्वायर, मतलब हाँ, इंटेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज साई स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या बोला? काइंड ऑफ। ओके। अब दूसरी चीज, बट हाँ, तो एक्चुअल में ना एटम कैसे दिखता है वो भी समझ लेते हैं। ध्यान दो भाई, ये देखो भाई, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दिखता है। सब जन यहाँ पे 2 मिनट देखेंगे। अब ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। देखो भाई, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। एंड वो जो वेव बनाएगा उसका शेप क्या दिख रहा है? स्फेरिकल दिख रहा है। दिख रहा है सबको? तो कौन सा ऑर्बिटल है ये? एस ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन? नहीं रुको, वो बाद में देखते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये दूसरा कौन सा है? ये कौन सा है? ये फिर ये सेकेंड ऑर्बिट है। दिख रहा है क्या? ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये कौन सा है? सेकेंड ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। डायग्राम देखो ना, क्वांटम में यही सब फालतूगिरी रहती है साला। पहली बात तो हाँ, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन फर्स्ट ऑर्बिट। ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स, इट कैन ऑल्सो गो टू सेकंड ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को शेल सॉरी ऑर्बिटल पढ़ाए हुए हैं तो ऑर्बिटल के टर्म्स में पूछता हूं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s में रहेगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, इट कैन ऑल्सो गो टू 2s। दिख रहा है दोनों स्पेरिकल है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s एंड 2s दोनों में रह सकता है। समझ में आ रहा है? वेयर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, 1s और 2s? 1s, ज्यादा चांस 1s में रहने के है, बट इट कैन ऑल्सो गो टू। अब यहाँ पे ये एक सिंगल एटम है ना बे, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही टाइम पे वो एक इलेक्ट्रॉन 1s में भी रहता है और एक ही टाइम पे दोनों में रहता है। ठीक है, ये वापिस अजीब हो गया, पूरा कहानी खराब हो गई पूरी। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए अपने वो क्या उनका नाम, श्रोडिंगर, नहीं आइंस्टाइन हर टाइम नहीं आता, रुको, श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर ने एक मस्त एग्जांपल दिया था जिसको बोलते हैं श्रोडिंजर्स कैट। ठीक है, श्रोडिंगर की बिल्ली। ठीक है, हाँ देखो ध्यान दो, उन्होंने बोला एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है। अरे रे शिट, खराब हो गया, चलता है। बनाऊंगा ना, रुको ना, तुम लोग बना के दिखाना सालो, इससे अच्छी मान लूंगा। ठीक है, अब एंड इस बॉक्स के अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ है। हाँ, ट्रू स्टोरी। ठीक है, तब तक मतलब एनिमल क्वालिटी के ऊपर कुछ रूल्स नहीं थे, लगता है कुछ भी बना देते थे। नहीं एक्चुअल मारा नहीं है, थॉट एक्सपेरिमेंट है, जस्ट सोचना है। एंड ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। समझ में आ रहा है? बॉक्स बंद है, बॉम्ब फटेगा तो आवाज नहीं आएगा, मतलब तुम लोगों को समझेगा नहीं, बॉक्स एकदम साउंड प्रूफ है। ठीक है, बॉक्स बंद है, अंदर देख नहीं सकते। बिल्ली जिंदा है कि मरी हुई है? बॉम्ब कभी भी फट सकता है ना, हाँ तो दोनों है, दोनों है, मतलब जब तक बॉक्स ओपन नहीं होता तब तक बिल्ली जिंदा भी और मरी भी है। बॉक्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि जिंदा है कि मरी है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। जब तक बॉक्स बंद है तो बिल्ली जिंदा भी रह सकती है या फिर मरी भी रह सकती है। जब ओपन होगा तब पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल। जब एक्चुअल में अंदर घुस के देखोगे ना तो पता चलेगा कि फर्स्ट में कि सेकंड में है, जो एक्चुअल हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो बट दूर से देखते वक्त वो दोनों जगह पे रहता है, एटलीस्ट समझ में आता है। समझा? तो वो एक्सपेरिमेंट इसको एक्सप्लेन कर पाता है कि भाई वो फर्स्ट में भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे दो जगह पे। फॉलोड? बट हम लोग यहाँ पे तो एग्जैक्ट पोजिशन, यही तो अनसर्टेनिटी है ना बे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी तो यही तो टाइम पास कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। बट हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कहां पे मिलने की है। कहां पे मिल सकता है हाईएस्ट? 1s में, फर्स्ट शेल में। समझ में आ रहा है? सेकंड 2s में थोड़ा कम हो जाएगा, 3s में और कम। बट 0 हो सकती है क्या? नहीं, हम लोग बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली कहां पे, उसको जो इच्छा वो उधर जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ओके। ये बाउंसर ही जाता है, मतलब ये लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता है, ये मुझे नहीं समझ में आता था साला। अब हाँ ना, ये कैसे होता है वो, मतलब वो श्रोडिंगर के एग्जांपल से थोड़ी सी आइडिया लगती है और कुछ नहीं हो ना ओपन। हाँ, अब तो ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या देती है? साई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हम लोगों को ओवरऑल इस एटम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। साई स्क्वायर पूरे वेव फंक्शन का स्क्वायर ओवरऑल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाँ, कितना? वही होगा ना, मतलब तो कितना प्रोबेबिलिटी वाइज कितना होगा? परसेंटेज वाइज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड हाइड्रोजन एटम? मतलब हाइड्रोजन के अंदर मिलने की परसेंटेज कितना होगा? 100%। 100% तो प्रोबेबिलिटी वाइज कितना होगा? 1 होगा। ये समझ में आ रहा है? तो साई स्क्वायर हम लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी देता है? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मिलने की। समझ में आ रहा है? एंड इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहने के चांसेस कितना रहता है? 1। तो साई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना है, ये बाकी रट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे हाँ थोड़ी सी थियरी है। अब साई स्क्वायर डेटा हो, ये और अजीब है, मस्त है, मतलब ध्यान दो। तो देखो मैं जरा पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। ये क्या अपना प्रोटॉन,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस? 0। ठीक है, अब हम लोग साइज पर डेटा की बात कर रहे हैं रीजन वाइज। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा सा दूर जाऊंगा न्यूक्लियस के थोड़ा बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई या बहुत लो? बहुत लो। बहुत लो। न्यूक्लियस के अंदर तो 0, बट न्यूक्लियस के नजदीक न्यूक्लियस खींच लेगा ना बस को, तो कभी कभार ही जाता है ऐसे, कभी कभार रिस्क लेने के लिए। ठीक है, वो सब गया अभी तेल लगाने, मतलब वो चला गया। वो बोर्स की थियरी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता है ऐसे, इसमें कुछ नहीं वो सब। ठीक है, दूसरा, अब न्यूक्लियस के थोड़ा और दूर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन खींचने के चांसेस थोड़े से कम है। थोड़ा और दूर बढ़ेगी या कम होगी? ओके, अब ऐसे बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे दूर जाएगा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी। एक रीजन इन स्पेस आता है जहां पे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स मैक्सिमम। पहले मैक्सिमम तो होगा ना भाई, बताओ भाई ये रीजन कहां पे है, मतलब ये कहां पे रहेगा? 1s। ओके, और अच्छे से कुछ तो जो हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया होगा, डिस्टेंस कहां पे ये रहेगा? अरे जब तक नहीं बताओगे तब तक करते रहूंगा सालों, कुछ तो बताओ। बोहर्स ऑर्बिट। ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऑर्बिट के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी वापस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो बोर्स पूरी तरीके से रॉन्ग थे क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक गलत बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है। बाद में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम ऑर्बिट के ऊपर रहेगा, बट कभी कभार उसका अगर इच्छा हो गई घूमने की तो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम वो पुरानी डायग्राम जैसी मैच कर रही है क्या? डायग्राम मतलब डायग्राम नहीं, क्या वो अभी वो फोटो जो दिखा रहा था, समझ रहे हो कुछ? ठीक है, ओके, अब ध्यान दो, ये हो गया अपना फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल विच इज 1s ऑर्बिटल। ठीक है, 1s के बाद क्या आता है? 2s। अब ध्यान दो, बीच में एक रीजन आता है, क्योंकि दोनों के बीच में 1s और 2s के बीच में एक बाउंड्री तो रहनी चाहिए ना भाई, तो ऐसे एक बाउंड्री आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, एंड उसके बाद फिर बाद में सेकेंड शेल स्टार्ट होता है, सेकेंड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? इसमें भी वापस इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम ज्यादा रहती है एक जगह पे। ये क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्बिट एंड 2s का पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? कम रहेंगे। अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम, एंड बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस। कुछ दिमाग में घुस पा रहा है? इसमें कोई भी दिक्कत? फॉलोड? ओके, अब जरा मुझे बताओ इसका ग्राफ। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब ग्राफ किसका प्लॉट कर रहा है? हाँ, मतलब रुको, यहाँ इस डायरेक्शन में क्या है? क्या है? एक्स एक्सिस कौन से इस पे प्लॉट कर रहा है? क्या चीज रहेगी? हाँ, इलेक्ट्रॉन शेल नंबर। ओके, या फिर हाँ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्लॉट करने वाले। हाँ, यहाँ पे रेडियस है, क्या है? अरे जैसे जैसे दूर दूर जा रहे रेडियस बढ़ते जा रही है ना, तो यहाँ पे रेडियस बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉलो डेटा क्या है वो इसके बाद अभी देखेंगे। ठीक है, बट पहले ये ग्राफ समझ लेते हैं। अब मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस? 0, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम, इसके बाद वापस 0। समझे? कोई दिक्कत? समझाइए। फिर बाद में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट या फिर 2s? ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। तो उसके बाद वापस देखो, यहां पे 0 हो रही है, बट 2s में थोड़ा बहुत तो चांस रहता है, तो वापस थोड़ा बढ़ती है, बट वापस उसके बाद कम होती जाती है। समझ में आ रहा है कुछ?
बट 1s का इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें है? 1s में, सॉरी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें है? 1s में 2s में? 1s, तो 1s में ही ज्यादा दिखेगा। मैंने कहा बड़ी की समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ साई स्क्वायर से कुछ मजा आ रहा था क्या? बट इसमें अच्छा खासा पता चल रहा है ना भाई, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है, समझ में आ रही है, काउंटर्स एंड ऑल सब कुछ मिलता है। एंड आउट। ओके, अब डी टाउ का मीनिंग समझते हैं। डी टाउ को क्या बोला है हम लोगों ने? डी टाउ को क्या बोला है नोट्स में देखो, वॉल्यूम एलिमेंट। क्या बोला है उसको? वॉल्यूम एलिमेंट। ध्यान दो, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर हमेशा कितनी रहती है? 1। एंड इसका मीनिंग क्या है? ये पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहेगी? 1। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन, मतलब अगर मैं एक स्पेसिफिक रीजन लूं, ध्यान दो, लेट अस से कि मैं पूछ रहा हूं, मतलब मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रॉन इतने रीजन में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। समझ रहे हो? छोटा सा एक ऐसे वॉल्यूम का टुकड़ा ले लिया मैंने, वॉल्यूम एलिमेंट, फॉलोड। ऐसे छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी है वो अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? साई स्क्वायर को डी टाउ से मल्टीप्लाई, ठीक है। डी टाउ इज व्हाट? स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहता है? हाँ, क्या? नहीं, गलत है। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें से हमें एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है। बड़े चीज में से छोटी चीज निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सुना है ऐसे dx का मीनिंग मतलब छोटा पार्ट रहता है, बड़े चीज के छोटे पार्ट को dx बोलता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं? डिफरेंशिएशन dv, ठीक है। अब पहले जरा थियोरी में समझते हैं बड़े स्फीयर का छोटा सा वॉल्यूम का मीनिंग क्या रहता है। देखो भाई, मेरे पास एक बॉल है, अच्छे से समझना। मेरे पास एक ऐसे भरा हुआ बॉल है, उसमें मुझे एक ऊपर सरफेस पे उसके ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, एकदम छोटा, मतलब ना एक वेफर जितना थिन, ठीक है, उसका एक छोटा सा स्लाइस का वॉल्यूम निकालना है। समझ में आ रहा है? ऐसे एकदम छोटे से स्लाइस का वॉल्यूम कितना होगा? सोच के बताओ। वापस एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक बॉल है, सिर्फ इस बॉल के ऊपर के लेयर का, एक वेफर जितने थिकनेस के लेयर का छोटा सा एकदम लेयर, एकदम छोटे लेयर का वॉल्यूम निकालना है। कितना होगा? हाँ, सर्कल का सर्कमफरेंस रहता है। हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया, ध्यान दो भाई, एकदम छोटा सा वॉल्यूम है तो मतलब ऊपर की लेयर है ना भाई सिर्फ, एंड ऊपर के लेयर का वॉल्यूम कितना होगा? फिर सिर्फ एक लेयर का वॉल्यूम अगर निकालना है तो वो उसके सरफेस का एरिया होगा। ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को? पक्का ना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, आते हैं डिफरेंशिएशन सबको। ओके, तो d बाय डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आता है, पढ़ा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब। d बाई डी आर ऑफ आर क्यूब क्या होता है? 3r स्क्वायर। तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, ये कैंसल, फॉर्मूला क्या बन रहा है? आ गया ना बे, एक छोटा सा वॉल्यूम सरफेस का, इनटू इसमें एक dr, ये प्रैक्टिकल यूज है, इसमें एक dr रहता है, इनटू dr बच जाता है। क्यों बच जाता है? बिकॉज ध्यान दो बे, मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब नहीं सॉरी, एक स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसका एरिया कितना होगा? ओके, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर सरफेस एरिया, जो अभी हम लोगों ने निकाला सरफेस एरिया। एंड अगर मैंने इसमें थोड़ी सी डेप्थ डाल दी, डेप्थ ऑफ डी आर, ये डेप्थ कितनी है मैंने बोला? डी आर, तो अभी इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? एल इंटू बी इंटू डी आर। ये जो डेप्थ है ना, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये डेप्थ ली है, ये छोटा सा क्या है? डी आर। समझ में आ रही है? ये हम लोगों ने सिर्फ सरफेस एरिया निकाला। सरफेस एरिया कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको वापस डी आर से ये डेप्थ
अंदर की जो भी रहेगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो dr बन जाते हैं, समझे। एंड ये बन गया अपना छोटा सा वॉल्यूम जिसमें हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बनाई भी है, सबसे हाईएस्ट होती है, समझ में आ रहा है। ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों को सिर्फ रटने हैं। तो इन शॉर्ट dv क्या है अपना, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। एंड हम लोग क्वांटम में इसको एकदम फैंसी नाम दे देते हैं डी टाउ, ठीक है। तो यस, तो डी टाउ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी टाउ इज नथिंग बट वॉल्यूम एलिमेंट विच इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, समझे। ओके हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ ओके पाई स्क्वायर लिख दिया ना, सॉरी, पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ओके अब तुम लोगों को सिर्फ ये इतना पार्ट और ये इतनी डेरिवेशन इतना ही लिखना है। ये सब ग्राफ्स हम लोग बाद में करने वाले हैं, डोंट वरी, ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी बनाओ चलो। ये और ये डेरिवेशन दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन श्रोडिंजर्स इक्वेशन, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, वही श्रोडिंजर कैट वाला, ठीक है। इन्होंने अपनी इक्वेशन दी, इक्वेशन एकदम सिंपल है, h psi इज इक्वल टू e psi, ठीक है। वेयर e इज व्हाट, सॉरी पहले psi बताओ, psi क्या है, psi वेव फंक्शन, psi स्क्वायर 1 रहता है, psi क्या है वेव फंक्शन, e क्या रहता है भाई, e एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ अ वेव फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस h, दिस h इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सब थियरी है, कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज, अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अब ध्यान दो बैक्स, तो वेव फंक्शन की एनर्जी कब मिलती है, जब वेव फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और कुछ नहीं, एंड इसकी इक्वेशन रहती है, देखो भाई, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, हम लोग वेव फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, डबल इंटीग्रेबल रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन को वापस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये सब टाइम पास है, फॉर्मूला याद रखना सिर्फ, ठीक है। तो प्लस, हाँ देखो भाई, ये कौन से एक्सिस में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x, बट एटम तो तीनों एक्सिस में रहता है, प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये इतना पार्ट हम लोगों को वेव फंक्शन की देता है काइनेटिक एनर्जी। तुम लोगों को एग्जाम में इतना ही आएगा कि ये इतना पार्ट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कर रहा है। प्लस अब टोटल एनर्जी में दो रहते हैं, काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी V, ठीक है, इन एक्स वाई जी एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय साई, ठीक है। तो ये V जो है वो क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की खुद की पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो रहती है बिकॉज उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, जो कि अपनी क्या है यहाँ पे ई साई, ये समझे। तो ये इतना पूरा जो हम लोग ने लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या है, हैमिल्टोनियन है ऑपरेटर। क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एंड इसमें हम लोगों ने साई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है, साई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे साई को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी साई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ओके, क्या डेल 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 डेल, ए देखो भाई, तुम लोग डिफरेंशिएशन में इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, नहीं इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सब जन तुम लोगों ने आज तक डी बाई डी एक्स पढ़ा है? ये सिर्फ भूल गया तो छोड़ देने का, अभी सिलेबस कुछ नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब एक ही एक्सिस में डिफरेंशिएशन करते हैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, बट अगर कोई चीज सिर्फ एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स और वाई दो एक्सिस पे रहेगी, तो इसको हम लोगों को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन विथ एक्स प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन विथ वाई, समझे। एंड जब पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो हम लोग डी नहीं यूज करते, हम लोग डेल यूज करते हैं, डेल बाय डेल एक्स, वो डी ही है, थोड़ा फैंसी वाला,
ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ चलो लिख दो, दिस इज कॉल्ड एज श्रोडिंजर्स इक्वेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे क्वांटम नंबर्स। अभी और 2 लेक्चर या 1 लेक्चर, मिनिमम 2 तो लगने ही चाहिए वैसे तो, देखते हैं। हेडिंग लिखेंगे क्वांटम नंबर्स। लिखो क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब क्वांटम नंबर 4 रहता है। क्वांटम नंबर हम लोगों को एग्जैक्टली पोजीशन बताते हैं, ठीक है। अब तेरा क्यों हमेशा ऐसे कुछ क्यों चालू रहता है? अब क्वांटम नंबर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं कि वो कौन से शेल में है या कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों का भी अलग कुछ चालू है, ध्यान दो यहाँ पे, अभी एक चमाड़ दूंगा ना मैं। अब तो पॉइंट नंबर 1, क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप के रहते हैं, ठीक है। 4 में से पहला कौन सा रहता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोगों को एटम में क्या बताता है? हाँ ओके, हाँ वो सब तो है। इन शॉर्ट ये हम लोगों को ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहता है? ऑर्बिट का नंबर, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। उसके बाद सेकंड क्या आता है? यस, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, L सिंबल रहता है। ये हम लोगों को बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से, ध्यान दो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कौन से, यस वेरी नाइस, सब शेल में है। फिर थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। ये हम लोगों को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। एंड लास्ट आता है फोर्थ, कौन सा रहता है? स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल S, एंड ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, ठीक है। यस, लिख दो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये हम लोगों को एटम के बारे में 4-5 मेन चीजें बताता है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस इन nth ऑर्बिट, ठीक है। क्या आता है रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला? 0.529 इंटू n²/z, यूनिट किस में रहता है? एंगस्ट्रॉम। फिर बाद में वेलोसिटी बता सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तुम लोगों को फॉर्मूला 5 बार लिख के आने बोला था, वो हो गए। हाँ तो फॉर्मूला याद क्यों नहीं है अभी तक, बताओ। यस, फॉर्मूला पीछे मुड़ के नहीं देखने हैं। 10⁶ z/n, यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिर बाद में एनर्जी इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला इंटू z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद और एक चीज पता चलती है हम लोगों को, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? बंद करो उसको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ ओके, वेरी नाइस, mvr हाँ इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2πr। उसने फॉर्मूलाज की शीट तो नहीं किया ना? हाँ ओके, गुड गुड, करेक्ट है। mvr इज इक्वल टू nh/2π, दिख रहा है? n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये 4 मेन चीजें हम लोगों को पता चलती है, ठीक है। इनको छोड़ के और एक चीज हम लोग निकाल पाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या रहता है? स्कूल में पढ़ा होगा इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो नहीं, 2n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो n एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में 8, कैसे? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। थर्ड शेल में
फोर्थ में करो मैं 4 का स्क्वायर 32, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32। फिफ्थ में ना 5 का स्क्वायर 25, 25 into 2 50। सिक्स्थ में 72, 6 का स्क्वायर 36, 36 into 2 72, ठीक है, लिख दो। तुम लोगों को पहले से थोड़ी बहुत आइडिया तो है ना इस सब की, ओके। तो मैं थोड़ा उल्टा जाके तुम लोगों को पहले ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ क्या है। देखो हम लोगों को क्वांटम नंबर से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे किधर क्या प्रेजेंट है वो पता चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर की वजह से क्या बनाते हैं, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर की वजह से बनाते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल देते तो भी चल जाता। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर से क्या बनता है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स अलग अलग रहते हैं, जैसे कि ये वाला ऑर्बिटल कौन सा रहता है, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा रहता है। अब देखो भाई एस ऑर्बिटल तो ऐसे ही एक सिंगल टाइप का रहता है, बट पी ऑर्बिटल अलग अलग टाइप के रहते हैं, एक ऐसा वाला और एक ऐसे वाला। पढ़ा है ये, नहीं पढ़ा है, ओके ठीक है। ये ओरिएंटेशन वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। मुझे जरा एक्सिस बताओ, ये कौन सा एक्सिस है, वाई। तो वाई एक्सिस पे जो पी ऑर्बिटल रहता है उसको बोलते हैं पी वाई। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। केमिस्ट्री में हम लोग इसको जेड, प्रिंसिपल एक्सिस जेड बोलते हैं, चलता है ना, इतना क्या है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पी जेड। तो ये वाला एक्सिस कौन सा बन गया, एक्स, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, पी एक्स। समझ में आ रहा है। इन्हें बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। सब सेम टाइप के कंबाइन होके, मतलब सारे पी ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो गए तो कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता है। दिख रहे सारे पी ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स कंबाइन होके बनाते हैं सबशेल। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब एक पी ऑर्बिटल, सॉरी एक पी सबशेल एंड एक एस सबशेल, ये ऐसे दोनों एक ही जगह पे ऐसे पूरी खिचड़ी रहती है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक रीजन ऑफ स्पेस में रहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। समझा। तो अभी हम लोग सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। सबसे बाहर क्या रहता है, ऑर्बिट के अंदर क्या रहता है, सबशेल्स किसके बने रहते हैं, एंड ऑर्बिटल्स किसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। समझा। तो ये पूरी कहानी रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ ऑर्बिट देखा। अब ऑर्बिट के अंदर वाला क्या देखने वाले हैं, सबशेल। चलो सबशेल की तरफ जाते हैं। ये लिख के हो गया होगा। नेक्स्ट अजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड। अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, ठीक है। एल कहां से शुरू होता है, एल कौन से नंबर से शुरू होता है, 0 से। वेरी नाइस। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां पे एंड होता है, नहीं n-1 पे एंड होता है, ठीक है। और जहां पे हम लोग लिखना भूल गए एक्चुअली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पहले 2-3 बार लिख के हो गया अपना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कहां पे खत्म होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन गो अप टिल इन्फिनिटी। अजीमुथल क्वांटम नंबर n-1 तक जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी रहेगा उससे एक -1, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल रूल है भाई, ज्यादा लोड नहीं लेने का। हाँ पहले मुझे बताओ इनके नाम। 0 वाले अजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, एस सबशेल। वेरी नाइस। 1 वाले को, 2 वाले को, 3 वाले को, 4 वाले को, करेक्ट, ठीक है। SPDFGHI कंटिन्यूड, ठीक है। अब इधर एक सिंपल सा रूल याद रखना, हाँ उसके भी पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ठीक है, इज गिवन बाय 12 + 1 बराबर। ये 12 + 1 जो है वो अगर p ऑर्बिटल के लिए मैं अप्लाई करूं, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 1 × 2 2 + 1
3 एंड पी ऑर्बिटल हम लोगों ने 3 टाइप के बनाए थे, पी वाई, पी जेड, पी एक्स। समझे क्या? इन सबको कंबाइन करके आंसर 3 आता है। ये समझा? ये फॉर्मूला तुम लोगों को रवि सर ने लिखा है ना, ये किसी बना के दिया नहीं था, बढ़िया फॉर्मूला लिखा के दिया था। ये फॉर्मूला का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है? पी ऑर्बिटल 3 टाइप के रहते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, जो कंबाइन होकर ये फॉर्मूला से आंसर मिलता है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बराबर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 2 जा सकते हैं, इसमें 2 जा सकते हैं, तो टोटल पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या दिया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, बताओ। अच्छा, ये नहीं किया था तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? 2 × 2l+1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल रूल ध्यान दो, n उसके लिए l एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ऑर्बिटल का नंबर रहेगा ना, उतने उसके अंदर सबशेल रहते हैं। याद रख पाओगे? मतलब फर्स्ट शेल ऑर्बिटल का नंबर 1, तो इसमें एक ही सबशेल रहेगा। एक ही सबशेल मतलब कौन सा? सबसे सिंपल वाला 0, जिसका नाम s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल रहेंगे। 2 सबशेल मतलब एक s और एक p। s के लिए नंबर 0, p के लिए तो एक p सबशेल, सॉरी एक s सबशेल एंड एक p सबशेल। s में कितने इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 1 पुट करके देखना भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो 2 + 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × 2 6। समझे? तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन 8, इसीलिए सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे गया था ना वो। 3 के लिए थर्ड शेल ध्यान देंगे। थर्ड शेल में कितने सबशेल आएंगे? 3, s p d, या फिर 0 1 2, n-1 पे जाके रुक रहा है, दिख रहा है क्या? 3 - 1 2 उधर जाके रुकता है। s p d 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे पुट करके देखो, 2 × 2 4, 4 + 1 5 × 2 10, या फिर एकदम सिंपल लॉजिक 4 ऐड करने का, 2 + 4 6, 6 + 4 10, उसके बाद 22। समझे? आगे बढ़ते जाने का। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए थर्ड शेल में? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, बाद में कैलकुलेट भी किया था 2n² से, वही यहाँ पे भी आ रहा है। फोर्थ शेल में कितने सबशेल रहेंगे? 4 आएंगे। 4 मतलब sp-d-f, या फिर 0 1 2 3 p d f। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? p में, d में एंड f में। 4 ऐड करने हैं। समझ में आ रहा है? टोटल कितने हो गए? कितने? 32। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। समझे? 5 और 6 के लिए तुम लोग करने वाले हो। 5th शेल 6th शेल करो। हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे हाँ नहीं, रुको, हेडिंग मत डालो। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और एक क्वेश्चन आ सकता है ऑर्बिटल एंगुलर, देखो क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से वेव्स बना रहे हैं, तो उसका रिवॉल्यूशन भी मतलब अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, विच गिव्स राइज टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लिखो भाई, एंड फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज √of l+1 h/2 π। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ। इसके उल्टे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे बताओ, ध्यान से सब जन फॉर्मूला लिख दो और ओरली मुझे एक आंसर बताना। विच ऑर्बिटल विल हैव 0 एंगुलर मोमेंटम? ऑप्शन sp-d-f 4।
हाँ एस, ठीक है। यहाँ पे एल की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा तो 0 + 1 1, 1 × 0 0, रूट ऑफ 0 इज 0, 0 × h/2π 0। तो कौन से ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 रहता है? तो ऐसे उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s 2p 3d एंड 4f। करो बे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन सबके निकालो, इनके एल की वैल्यूज। एस ऑर्बिटल के लिए L = 0, P के लिए L = 1, D के लिए L = 2, F के लिए L = 3। कर लोगे ना? H क्या? हाँ अच्छा H नहीं, तुम लोग उनको सिर्फ h/2π के टर्म्स में ही आंसर निकाले जैसे पहले किया था। जैसे कि हाँ 2p का आएगा √2 h/2π एंड √2 कैंसिल आउट हो जाएगा विच विल बिकम h/√2π। समझे? इतना ही सॉल्व करना है, मेरी चाय मत गिरा के जाओ। हाँ √3 h/π। ए देखो बे, यहाँ पे 4f में तुम लोगों को आंसर आएगा √12 h/2π। √12 कैन बी रिटन एज, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आता, 2 × 2 × 3 h/2π। ये समझ में आता है 2 × 2 × 3 12 होता है। 2 × 2 रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक 2 आता है बाहर, ये बचपन में ऐसे पढ़ाया होगा। तो ये हो जाएगा 2√3 h/2π, जिसमें 2/2π 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 h/π फॉलोड। ठीक है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना बे, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से बाय हार्ट रखना है एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक, थर्ड हेडिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम, बताओ भाई ये कहां से कहां तक रहता है? नहीं वो L का है, 0 to n-1 L का है। दूसरा नहीं, हाँ डब्बे बनाने थे, ओके इंक्लूडिंग जीरो था, -L to +L, -L डॉट 0 डॉट +L। ठीक है, ये -L से +L तक जाता है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या बताता है? ये ऑर्बिटल्स बताता है, एंड मोर स्पेसिफिकली ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, शेप अजीमुथल से पता चल जाता है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, रोसेट, वो हम लोग लिख के हो चुके हैं। ठीक है, एंड इससे ओरिएंटेशन पता चलता है। अब अगर मैं एस सबशेल की बात करूं, एस में L = 0 रहता है, तो M क्या होगा यहाँ पे? बताओ भाई, M -0 रहता है क्या? -0 नहीं, +0 रहता है क्या? तो सिर्फ क्या आएगा? 0। समझे? एंड एस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन, गोला, स्फेरिकल। देखो ना, स्फीयर को तुम ऐसे देखो, ऐसे करो, उल्टा करो, कैसे भी देखो, हमेशा वो स्फेरिकली दिखता है। तो ओरिएंटेशन कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं, तो ओनली वन ओरिएंटेशन, स्फेरिकल। अब पी सबशेल, पी सबशेल के लिए L की वैल्यू 1, तो M = वेरी नाइस, -1 0 एंड +1। इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे एक बक्सा बना के, मतलब 3 बक्से बना के दिखाते हैं। ठीक है, पता है ना? एंड अब इनका ओरिएंटेशन देखो भाई, p ऑर्बिटल 3 एक्सिस के अलोंग आ सकता है, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, पता है ना? ओके, एंड p के अलोंग वाले, सॉरी y के अलोंग वाले p ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? py, z के अलोंग वाले को pz, एंड x के अलोंग वाले को px। समझे? इसमें इनका m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 +1। इतना याद रखना, z एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को ही हमेशा 0 नंबर मिलता है।
Z एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो ड्रिल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चले कुछ तो। अब क्या तो ये समझा, कोई दिक्कत? अब इसके बाद डी सबशेल, तो ये 5 सॉरी ये 3 क्यों है समझ में आ रहा है ना, ओके। अब नेक्स्ट इज डी सबशेल। डी सबशेल, अरे हम लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल में 2 डेफिनेशन और लिखनी थी, वो भूल गया मैं। देखो बे वेव मैकेनिकल मॉडल में जगह है क्या, मतलब जगह नहीं रहेगी तो भी घुसेड़ना तो पड़ेगा वहाँ पे। हाँ ठीक है मतलब कुछ रहेगा वो, हाँ है ना, सबके पास है थोड़ी थोड़ी 2-3 लाइंस की जगह। ऊपर इंडेक्स में लिखो, नीचे कुछ तो लिखो, किधर तो एडजस्ट करो। हाँ उतने जगह में हो जाएगा। नहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ऊपर भी, हाँ ऊपर वाले एरिया में, मतलब अरे इधर लिखो ना बेगदो, ये इधर ऊपर जगह रहेगी ना। हाँ चलता है, कुछ नहीं। देखो अब क्योंकि उधर ही लिखना पड़ेगा, वो उधर ही मतलब सेंस करेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बोलो क्या? नहीं अरे तुम उस एरिया में एक्स्ट्रा ऐसे करके लिख दो ना, उधर मस्त खाली जगह, इधर बाजू में, हाँ उधर एक्स्ट्रा, हाँ मतलब लास्ट पार्ट, हाँ उधर लिख दो चलेगा। अब लिखो बे नोड, कॉन्सेप्ट ऑफ नोड, नोड NODE नोड, ठीक है। नोड इज रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस where probability of finding an electron is 0, ठीक है, is 0. Node is a region in space where probability of finding an electron is 0, ठीक है। बताओ भाई इस डायग्राम में नोड कहाँ पे था? हाँ ये ब्लैक लाइन दिख रही है 1s एंड 2s के बीच में, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी 0 बनती है, ठीक है, ओके। ऑर्बिटल्स यहाँ भी बनाए थे, हाँ बताओ हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन s ऑर्बिटल? 0. हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन p ऑर्बिटल? हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन d ऑर्बिटल? हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन f ऑर्बिटल? 3, ठीक है। वो इधर नहीं दिख रहे, वो पहले मैंने जो डायग्राम 3 डायमेंशन में बनाई थी ना, उसमें वो तीसरी लाइन बनाई थी अच्छे से। ये 2 डायमेंशन में बनाया, उसमें हम लोग बना नहीं पाएंगे। इधर अगर बनाने जाओगे 4-4 बना दोगे भाई, इसमें मैंने नहीं बनाने का, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं बना रहा हूं मैं, छोड़ो। अब नेक्स्ट दूसरा एंटीनोड, 2 डेफिनेशन लिखने दी। एंटीनोड नोड का उल्टा, एंटीनोड क्या आएगा? द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज, हाँ मैक्सिमम, ठीक है। लिखो the region in space where probability of finding an electron is maximum, okay। तो एंटीनोड एक्चुअली क्या रहता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब हाँ तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब 90 to 95% प्रोबेबिलिटी रहती है। 90 to 95% ऑफ द टाइम वो इलेक्ट्रॉन वहां पे ही मिलेगा। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में, ये डायग्राम में, हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही मैक्सिमम मिलेगा। वो वहां पे उधर तक का एरिया जो है वो उसका ऑर्बिट है या फिर 1s ऑर्बिट है, ठीक है। 90 to 95% ऑफ द टाइम वो वहां पे ही रहता है, ओके। नेक्स्ट, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। व्हाट इज द angle made by nodal plane with the axis, principal axis, या फिर with the axis on which ये क्या बोलते हैं orbital is present, ठीक है। या फिर what is the angle made by node with y axis, in short इसमें y axis के साथ नोड का एंगल कितना होगा? यहाँ पे नोड दिख रहा है क्या? ये नोड है, कितना एंगल बना रहा है? 90। ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। what is the angle made by, या फिर हाउ मेनी नोड्स, नोडल एक्सिस आर देयर?
इसमें हाउ मेनी नोडल एक्सिस आर देयर? गलत। हाँ, एक एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के अलाउंगे और एक वाई एक्सिस के अलाउंगे। वाई नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। अरे 2 एक्सिस है ना वे, जिसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, सिर्फ पी एक्सिस के अलाउंगे। समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी नोडल एक्सिस आर देयर? 2। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर? 1। ये प्लेन सिर्फ 2 एक्सिस से बना हुआ रहता है, प्लेन पता है ना? देखो ये पूरे बीच वाले प्लेन में कुछ रहने वाले के इलेक्ट्रॉन। तुम लोग कैसे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके। ये 2 पी ऑर्बिटल, इसके बीच में देखो पूरा प्लेन है। प्लेन समझ में आता है? प्लेन चपट सरफेस, ठीक है? हाँ वही ना। तो क्या, हाँ ये देखो, देखो पूरा ऐसे प्लेन दिख रहा है। थैंक यू, दिख रहा है? तो कितने प्लेन है ऐसे ना? ये देखो और एक प्लेन रह सकता है ऐसा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीच में, खराब नहीं होगा ना? हाँ, उसकी जान चल रही होगी कि क्या कर रहे हैं। हाँ, अब देखो प्लेन 3 टाइप के रहते हैं। एक ऐसा जमीन के साथ वाला, एक ऐसा ये इस वाली दीवार के साथ वाला, एंड एक ऐसा पीछे में मेरे पीछे वाली दीवार के साथ वाला। समझ में आ रहा है? 3 प्लेन हो सकते हैं। कितने नोडल प्लेन है? एक ही है। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे जा रहा हो तो है, यहाँ पे जा रहा हो तो भी ऑर्बिटल आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें कोई दिक्कत? एक्सिस ये वाई एक्सिस पे है, ये देखो वाई एक्सिस, ठीक है? जेड एक्सिस पे कुछ है क्या? एक्स एक्सिस पे कुछ है क्या? तो नोडल एक्सिस कितने हैं, बट नोडल प्लेन कितने हैं? समझा? अब ये अपना एक्स, ये इसमें से पानी गिरता नहीं है ना? गिरता है, क्या फायदा ये बॉटल का फिर? पकड़ने के लिए इजी जो रहेगी और खाली जो रहे, इतना पानी थोड़ी ना यार, उसकी खाली थी। चलो देखो, नहीं ये गिर जाएगी। हाँ दो ना जरा, बट तुम लोगों को समझ में तो आ जाएगा ना ऐसे ही, मतलब अभी। बट हाँ ये दे, हाँ देना। हाँ ये ज़्यादा हल्की भी है, मस्त है, अच्छी है। अब देखो बे, तो अब यहाँ पे ये प्लेन, इसमें कुछ है क्या? बट इस प्लेन में है ना, और इस वाले प्लेन में भी है। तो हमेशा पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन रहने वाले हैं? एक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नोडल प्लेन एक, ठीक है? समझा? ओके। नोडल एक्सिस 2, प्लेन एक प्लेन बनाने के लिए 2 एक्सिस लगते हैं ना? एक प्लेन बनाने के लिए 2 एक्सिस लगते हैं, वैसा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब इसके बाद डी सबशेल। डी सबशेल L इज इक्वल टू 2 एंड यहां पे M कहां से कहां पे रहेगा? -2 से, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल कितने बॉक्स बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है? अब ध्यान देंगे सब जन यहाँ पे। अब इसमें 2 टाइप के एक्सिस रहते हैं, सॉरी 2 टाइप के ऑर्बिटल्स रहते हैं। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आता है थियरी का, ये सिर्फ थियरी है, मतलब ये फिर भी तुम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो एक रहता है इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। देखो मैं बताओ इन 2 एक्सिस का नाम। ये y है और ये कौन सा लिया है हम लोगों ने? z। समझ में आ रहा है? इन दोनों एक्सिस के बीच में जब हमारा ऑर्बिटल रहता है तो उसका नाम हो जाता है dyz। समझे? y एंड z के बीच वाला ऑर्बिटल dyz। अब वैसे ही ये एक्सिस का नाम बताओ। x एंड z। एंड जब ये दोनों के बीच में ऑर्बिटल रहेगा तो उसका नाम क्या देंगे? हाँ, dxz। दिख रही है ऐसे जमीन पे चपट पड़ा हुआ है। ये मेरे बोर्ड के प्लेन के साथ है, बट ये ऐसे जमीन के प्लेन के ऊपर है। जो अभी प्लेन बता रहा था ये प्लेन के ऊपर है, बाय द वे। ये एक्सिस के ऊपर है क्या? नहीं, ये पूरे एक प्लेन के ऊपर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया कि dyz एक्सिस इज प्रेजेंट ऑन विच प्लेन, dyz पे ही है वो। समझे? नेक्स्ट, ये कौन सा एक्सिस? ये कौन सा एक्सिस है? y। एंड ये कौन सा एक्सिस है? x।
तो ये इसका नाम क्या आएगा, डी एक्स वाई, ठीक है। ये समझ पा रहे हो, ऐसे वाले लाइन पे है, प्लेन पे है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी नोड्स आर देयर? हाँ दिख रहे दो नोड्स। व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड्स विद एक्सिस? 0। नोड खुद एक्सिस ए, देखो भाई इसका नोड यहाँ पे है, दिख रहा है क्या? तो नोड खुद एक्सिस के ऊपर है, तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विद एक्सिस? 0, ठीक है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय ऑर्बिटल विद एक्सिस? ये सब फालतू फालतू सवाल आए हुए हैं, ध्यान देंगे। व्हाट इज द एंगल मेड बाय ऑर्बिटल विद एक्सिस? अब बताओ। 45। अरे ये बीच में है ना, इन बिटवीन का मीनिंग समझ में आता है? दो एक्सिस का एंगल 90 रहता है, 90 के बीच में मतलब कितना एंगल बनाएगा, समझा? ओके, तो नेक्स्ट, इन बिटवीन के बाद दूसरे दो कौन से रहेंगे? डी ऑर्बिटल दो टाइप के रहते हैं, एक इन बिटवीन द एक्सिस, दूसरा ऑन द एक्स, अलोंग द एक्सिस, व्हिच इज कॉल्ड एज ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो दूसरे दो रहते हैं ऑन द एक्सिस। चलो भाई जल्दी नाम बताओ, कौन सा एक्सिस? y, एंड ये कौन सा है? x। एंड इन दोनों एक्सिस के ऊपर जब ऑर्बिटल आता है तो उसका नाम हम लोग लिखते हैं dx² माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल मेड बाय ऑर्बिटल विद एक्सिस? 0, दिख रहा है? अभी ऑर्बिटल खुद एक्सिस के ऊपर है, तो एंगल कितना होगा? 0। व्हाट इज द एंगल मेड बाय नोड विद एक्सिस? यहाँ पे अभी नोड का एंगल कितना होगा? हाँ, अब नोड का एंगल 45 है, समझ में आ रहा है? लिखो। हाँ यश, यश बोलना। हाँ म्हणजे चालूच आहे का रे? अच्छा अच्छा, हाँ ते त्या लेक्चरला तर टाइम आहे, तो 4:30ला चालू होणार आहे। हाँ येस पण कधी येतोय तो? अच्छा बिल्डिंग खाली आहे ना, हां आरामात चालेल, ओके। किती भाऊ तुम्ही आहात? किती भाऊ आहात? हां ओके नाईस चालेल पाठव ओके चालेल ठीक आहे चालेल पक्का। आता माझा एक दुसरा 11th लेक्चर चालू आहे, तो संपेल आणि मग नंतर मग डेमो आहे। ओके चालेल, चल ओके बाय। चलो ऊपर वाले में व्हाट इज द एंगल बिटवीन नोड एंड एक्सिस? व्हाट इज द एंगल? नोड एंड एक्सिस तो किया, तो ऑर्बिटल नोडल एक्सिस दो है, नहीं नोडल प्लेन एक है। बिटवीन ऑर्बिटल एंड एक्सिस ऑर्बिटल एंड एक्सिस 0, क्योंकि वो खुद एक्सिस पे है ना, ऊपर पी वाले में ही बोल रहा हूँ मैं। तो पी वाई एक्सिस पे खुद है, तो एंगल कितना होगा? 0। ओके, अब लास्ट इसमें ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस पे डी ऑर्बिटल ऐसे कुछ दिखता है, ध्यान देंगे ऐसा। एंड इसके बाजू में एक रिंग रहती है, ऐसे एक रिंग रहती है, ठीक है। हाँ एक्चुअली ये दो ऑर्बिटल्स का मिक्सचर है, dx² माइनस z² एंड dy² माइनस z², उन दोनों का मिक्सचर है। तो z वैसे ही रहता है एंड x एंड y के और लोब्स ऐसे मिक्स होकर ऐसे एक रिंग बनाते हैं, वो हम लोगों को देखना नहीं है बट ठीक है। अब तो ये बन जाता है dz²। मुझे बताओ यहाँ पे नोड कहाँ पे है? बातें बंद। यहाँ पे इसमें नोड कहाँ पे है? कुछ तो अलग है भैया। ओके, अब ध्यान देंगे सब जन। यहाँ पे इसमें है ना नोडल कौन रहता है, ध्यान दो। देखो इधर से इधर एंड इधर से इधर, ऐसे
कोनिकल शेप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? नहीं, डायग्राम देखेंगे, रुको। हाँ देखो, ये डायग्राम, ये दिख रही है ये डायग्राम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना एक्स वाई जेड हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, बट ऐसा है ना बीच में एक स्पेसिफिक कोनल रीजन बन जाता है जहाँ पे नोड प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बाकी जगह पे देखो ना, यहाँ पे एकदम मस्त अभी समझ में आ रहा होगा, इसमें नोड्स अच्छे से दिखाए हुए हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट इसमें एंगल क्या होगा? क्या? 45। इसका एंगल 45 डिग्रीज रहता है, इस नोडल प्लेन का एंगल रहता है 45 डिग्रीज। हाँ, इन बिटवीन द एक्सिस में 0, यहाँ पे 45। अब नेक्स्ट, अब ध्यान दो। नहीं, अब यहाँ पे कुछ भी। अच्छा 28 होने आ गया है। हाँ रुको रुको एक मिनट, मुझे इसमें और कुछ तो बताना था ना, वो तो कंप्लीट करने दो। हाँ ठीक है चलो। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ तुम लोगों को पहले से रवि सर ने बताया तो होगा, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने जैसा है नहीं। इसका सिर्फ जो चार्ट है ना, जो पहले अभी 2 बार बनाया था, वैसा वाला नेक्स्ट लेक्चर में बना लेंगे। बोलो। हाँ नहीं, ये x² माइनस y² है, वो एक्सिस है, y एंड x है। वो नहीं, वो इनके बीच में से जाने वाली, x एंड y के बीच में से, एक्सिस में से जाने वाली लाइन है, दैट इज नोड। हाँ वो एक्सिस नहीं है, वो नोड है। हाँ 2 नोड है डी में, बताया ना पहले ही हम लोगों ने किया, ये 2 है ना। इस एंगल से देखते हैं एक्स एंड वाई। तो दोनों में कौन ही बनेगा? हाँ ऑन द एक्सिस दोनों जो है उसमें कौन बनेगा? नहीं, अच्छा इसमें भी कौन बोल सकते हो, बट ये एक्चुअली पूरे प्लेन भी जा रहे हैं ना, ये पूरा प्लेन है एक्चुअली, ये प्लेन है, 2 प्लेन इसमें कौन है। हाँ ठीक है, यस यस, हाँ यू गाइस कैन गो। चलो बाय।